Hello students, today we are going to start vector analysis. Actually number of students are asking for this chapter. Sir, please upload vector topic. Basically vector is not a topic. Vector means it cover whole physics. If we read physics means displacement, velocity, acceleration, force, मोमेंटम ऑल आर वैक्टर्स. तो बेसिकली वैक्टर्स को समझने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्टर, इसको एप्लीकेशन में कैसे हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं. इन फिजिक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स में हम लोग 3 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वन इज वैक्टर क्वांटिटी, सेकंड वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, जैसे कि हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते भी रहते हैं कि वेक्टर मींस हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी मींस हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. टेंसर एक नया टाइप का कंसेप्ट अपने पास आता है जिसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे. टेंसर मींस बेसिकली अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट नॉट एक्ट एज अ वेक्टर क्वांटिटी. मींस उसको हम वेक्टर की तरह नहीं बात करते हैं. उसका क्या रीजन है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, तो वेक्टर बेसिकली हम सीख क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, इसका क्या यूज है. तो मैं जैसे एक आइडिया देता हूं आपको. ठीक है, कि लेट अस सपोज इफ आई राइट x इक्वल टू 2, तो जैसे मैंने x इक्वल टू 2 यूनिट ले दिया तो एग्जैक्टली हर एक बच्चे के माइंड में क्या होगा कि देयर विल बी अ नंबर लाइन and there is a origin point जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट. और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड x इक्वल टू 2 का यूनिट होगा. ओके, मीन्स उस बच्चे ने x इक्वल टू 2 यूनिट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या देखा कि देयर इज अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन को डिफाइन करने के लिए उसने एक रेफरेंस पॉइंट लिया जिसको उसने क्या बोला, ओरिजिन. और ओरिजिन के राइट साइड में x इक्वल टू यूनिट आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा होगा. तो जैसे मैंने x इक्वल टू यूनिट लिखा तो एग्जैक्टली मुझे समझ आ रहा है कि नंबर लाइंस के रिस्पेक्ट में x इक्वल टू यूनिट पर उस पार्टिकल का पोजीशन होगा. ठीक है, तो अभी यहां पर मेरे को 2 इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 यूनिट मीन्स अगर आप मीटर में काउंट करते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 मीटर. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 मीटर डिस्टेंस पर और ओरिजिन के राइट साइड पे, तो x इक्वल 2 का यूनिट उसने मेंशन कर दिया. मीन्स यहां पर वो 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और उसका डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि x ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 यूनिट टुवर्ड्स राइट साइड. ठीक है, ओके. मीन्स किसी भी पार्टिकल का अगर आपको पोजिशन डिफाइन करना है सो देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट. किसी भी पार्टिकल का पोजीशन या उसका मोशन अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक रेफरेंस पॉइंट की. सो हियर O कैन बी रिटन एज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और वी कैन राइट ओरिजिन. बाद में इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग एक नया नाम देंगे, that is frame of reference, frame of reference. okay, तो एग्जैक्टली मेरे को समझ इतना आ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे किसी ऑब्जर्वर या किसी ओरिजिन की रिक्वायरमेंट होगी, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम में देखूं, इन कार्टेशियन सिस्टम this is x axis, this one y axis. Now see, this board is a planar subject. Okay, now to find the direction of third axis, x axis, y axis, and there will be a third axis, that is z axis. It may be either
perpendicular and outside of the plane or may be perpendicular inside the plane. तो एग्जैक्टली मुझे उसका डायरेक्शन देखना है कि सर उसका डायरेक्शन क्या होगा जेड एक्सिस का. सो हियर वी यूज अ राइट हैंड रूल दैट इज कॉल्ड स्क्रू रूल. इफ वी रोटेट एक्स एक्सिस in anti-clockwise sense of rotation, then the direction of thumb just come towards outside. And as we know, the direction of anti-clockwise is positive sense of rotation. Anti-clockwise direction is positive sense. Okay, means if we rotate, if there are two axes, if the direction of two axes are given, then we can find the direction of third axis by the help of right hand rule or screw rule. So if we rotate these four fingers, if we rotate x axis in the direction of y axis, then the direction of thumb just outside of the plane. But this surface is planar, so how can we draw z axis? So just see this. Z एक्सिस आपको ड्रॉ ऐसे करना है एंड दिस इज पॉजिटिव Z एक्सिस. बट आपको यहां पर एक साइन ले लेना डॉट. डॉट मीन्स दैट इज परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड ऑफ the given xy plane. means z axis exactly आपका ऐसा रहेगा like this, outward, x axis, y axis and z axis. ठीक है. and number of axis intersect at a given particular point and this point is called origin. this is our origin, or we can write a reference point, or we can write frame of reference, or we can write an observer. frame of reference origin is basically a position of an observer. तो ऑब्जर्वर आपका यहां पर होगा. ठीक है. और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या उसके मोशन को डिफाइन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिस्क्राइब कर देगा. ठीक है. सिमिलरली if we take the direction of y, if we rotate y axis in the direction of x, then the direction of z axis will be inside, and as we know the direction of clockwise is negative sense. Clockwise direction, that is negative, means we get here the direction of z axis which is perpendicular and inside of the xy plane. तो z axis आपको कैसे ड्रॉ करना है? ड्रॉ आपको ऐसे ही करना है. मैं आपको अलग से ड्रॉ करके देता हूं like this, x axis, y axis and z axis, and this is negative z axis, but it is inside of the plane. So just draw here cross. It means perpendicular and inside of the given xy plane. Okay, so this is x axis, this is y axis and this is z axis. Like this we can see this. This is x axis, this is y axis, and if we rotate x axis in anti-clockwise sense of rotation, then the direction of z axis is just outside of this given plane. And if we rotate y axis in direction of x axis, then we get the direction of z just inside of the plane like this. Okay, so in general we can say there are three axes: x axis, y axis and z axis. ठीक है.
तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर प्योरली एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ही कैन डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस मीटर and its direction is along x axis or either along y axis or along z axis. Okay, but if the position of object lie between xy plane, xy plane, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहां पे लिया, यहां पर, नाउ हाउ कैन डिफाइन द पोजीशन, मीन्स आपको इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मीन्स ऑब्जर्वर से वो कितने डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस से किस डायरेक्शन पे है, कितने एंगल पर है. बेसिकली यहां पर एंगल डिफाइन करता है डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन कैन डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस. तो यहां पर हमको क्या रिक्वायरमेंट क्या होगा कि डायरेक्शन अगर आपको डिफाइन करनी है, मीन्स जैसे मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट, एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेट अस सपोज 37 डिग्री. तो एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे, मीन्स ये ऑब्जर्वर इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेगा कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन विच इज एट 2 यूनिट डिस्टेंस एंड 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी एंगल ले सकते हैं या फिर वाई के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं. अगर 37 है तो ये आपका 53 डिग्री होगा. तो इसके लिए हम लोग वेक्टर की हेल्प हमें रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एग्जैक्टली वेक्टर्स होते क्या है और वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर के फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. जस्ट राइट इट. ओके स्टूडेंट्स, hope you understand why we take a reference point to describe the position of an object and its motion. There will be a requirement of an observer, and observer is basically origin, or we can say frame of reference, or we can say reference point. We will discuss frame of reference afterward. Okay. As we know, in physics there are 3 types of physical quantity. First one is vector, second one is scalar, and last one is tensor quantity. ठीक है. So question is how to represent a vector. Vector को हम represent कैसे करते हैं, ठीक है. So representation of a vector. There are 2 types of representation. First one is analytical representation and second one is graphical. जैसे किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम XYZ है. जैसे मैंने आपसे बोला कि देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज लाइक अनिमिश. ठीक है, तो अगर आप उस बंदे को जानते होंगे तो एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे, जैसे अनिमिश का नाम आएगा तो एग्जैक्टली आपको समझ आ जाएगा कि वो बंदा ऐसा है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो कैसा बना है. ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट वन इज एनालिटिकल. एनालिटिकल मीन्स उसका नाम हो गया एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन. एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन.
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल? एनालिटिकल मीन्स कोई नाम होगा, एनी नेम, ठीक है. इफ वी राइट ए, तो दिस इज एन अल्फाबेट, दैट इज ए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए. अगर आप इस ए के ऊपर एक एरो रेज कर दो, सो इट बिकम वेक्टर ए, तब आप इसको क्या पढ़ोगे? वेक्टर ए, ठीक है. अगर आपने सिर्फ ए लिख दिया, मीन्स इट मीन्स दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, or we can say magnitude or numerical value, numerical value of any physical quantity, any physical quantity. Like let us take, this is xy plane and there is a body, ठीक है, और इसका मास गिवन है. लेट अस सपोज वी अप्लाई अ फोर्स whose magnitude is 10 Newton. So 10 Newton is basically magnitude या numerical value of any physical quantity. By this force the body will move along x-axis. The effect of this force that the body will move along x-axis, ठीक है. और आपने फोर्स किस एक्सिस के along अप्लाई किया? along x-axis. So we can write vector F, force vector, that is along x-axis. तो exactly along x-axis को लिखने के लिए हमारे पास बहुत टाइम जाएगा. तो there is a way how to write along x-axis, y-axis, z-axis, xy plane, एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन. अगर कोई वेक्टर दे रखा है आपको किसी प्लेन पर या किसी 3D पर, तो हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में भी लिखेंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट वन इज एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो किसी भी बंदे का अगर नाम है तो नाम को हम लोग एनालिटिकली बोल देते हैं कि भाई उस बंदे का नाम ये है. तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एक एरो रेज कर दीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर ए. क्लियर? Now, second point is graphical representation. Graphical representation, exactly. In this representation, a vector is represented by an arrow. And what is arrow? Arrow is basically a line segment of a straight line. कोई straight line है, उसका एक line segment होगा. It may be 1 centimeter, 1 millimeter, 1 meter, 2 meter. Okay, so in graphical representation a vector is represented by an arrow like this, which is a line segment. Let us suppose this is a straight line and we just cut AB. So AB is a vector having definite magnitude and having definite direction. So in graphical representation we can say a vector is represented by an arrow which is a line segment of a straight line which have definite magnitude as well as definite direction. ठीक है. So let us suppose this is xy plane, because to define the position of any particle there will be a requirement of Cartesian system. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ दिस लाइन और दिस वेक्टर having direction with respect to x axis is theta. Now AB, the length of this one, so direction is basically theta, either with respect to x axis or with respect to y. आप किसी भी एक्सिस से उसका डायरेक्शन बता सकते हैं. Now next point is magnitude. Let us take this vector as a vector A.
Now the magnitude of this one, the length of this arrow, length of the arrow is called magnitude, or we can say numerical value, and it is represented by either we can write a or mod of vector a. किसी भी वेक्टर में दो लाइन ले लो. So this is called modulus of vector a. This is called modulus of vector a. Okay. So representation of vector, there are two types of representation. First one is analytical representation and second one is graphical representation. In analytical representation, a vector is represented by an arrow raised on an alphabet. किसी भी अल्फाबेट पे अगर आप एरो रेज कर देते हैं तो उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने लगते हैं. ठीक है. लाइक अगर मैंने स्मॉल ए लिया तो इसमें कोई एरो नहीं है. इट मीन्स क्या, ये किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फोर्स दैट इज इक्वल 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस. सो अलोंग एक्स एक्सिस इज डायरेक्शन एंड 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड. मींस दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कभी भी फोर्स या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके. लाइक वेलोसिटी, displacement, acceleration, force, momentum, etc. And the second representation is graphical representation. In graphical representation, an arrow, a vector is represented by an arrow which is the line segment of a straight line which have definite magnitude. Means इसका definite magnitude भी होगा, means इसका length भी होगा, and having definite direction, which have definite direction. And what is the meaning of direction? Direction means either respect to x axis, means angle, either be taken respect to x axis or be taken respect to y axis. So direction means theta, either with respect to x or with respect to y axis. Now second point is magnitude. So length of this arrow is called magnitude of vector. It can be written either उस पर्टिकुलर वेक्टर से आप एरो रिलीज कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, या फिर आप उसको मॉड लगा दो, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. मींस किसी भी वेक्टर पे अगर आप पैरेलल दो लाइन ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट गिवन वेक्टर. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर. हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और फैमिली ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स की फैमिलीज में कौन कौन से हैं. ओके, क्लियर. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर. देयर आर मेनी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. Some important vectors we are going to discuss. Like first one, types of vectors. First one is like or parallel vector. Parallel vector. Second one is equal vector. Equal vector. Okay. So what is the meaning of parallel vectors, or we can say like vector? Means vector having same direction but unequal magnitude. Unequal magnitude, unequal magnitude and same direction. Same direction. This is the requirement for parallel vector. Okay. Now equal vector. Equal means vector means having magnitude and direction, and equal
two vectors may be equal if their magnitude and direction both are equal. Means equal magnitude and equal direction. For example, if we take a vector which is inclined with some angle theta 1 with respect to x-axis, and this is vector A. Now second vector B, which inclined at angle theta 2, and this is vector B. Let us take the length of this vector. Now third one is vector C, theta 3. Okay, so from picture we can see the magnitude, the length of this arrow is least, then सबसे छोटा, then bigger, and then biggest. Means vector A, vector B and vector C, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, बट यहां पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बिकम पैरेलल इफ थीटा 1, थीटा 2 and theta 3 all become same. So if we can write theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3, and magnitude of vector A does not equal to magnitude of vector B, does not equal to magnitude of vector C, then vector A, vector B and vector C become parallel vector. The condition for parallel is unequal magnitude but in same direction. So if theta 1, theta 2, theta 3 all are equal, means डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हो गया, बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है. तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको कैसे दिखेंगे, पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, तो आपको जस्ट ये याद रखिएगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन. सो पैरेलल वेक्टर बिकम इक्वल if their magnitudes become same. For equal, if theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3 and mod of A vector is equal to mod of B vector is equal to mod of C vector, if magnitude are same and direction are same, then we can say then vector A, vector B and vector C are इक्वल वेक्टर्स. तो आप याद रखिएगा, कभी भी दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स अगर इक्वल वेक्टर्स होंगे, इट मींस देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑल आर सेम, एंड फॉर पैरेलल कंडीशन मैग्नीट्यूड मस्ट बी डिफरेंट बट डायरेक्शन विल बी सेम. ओके, क्लियर? नाउ come to next vector. Write down or you can take snapshot. These are members of a vector. वेक्टर को अगर आपको जानना है तो फैमिली मेंबर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा. ओके, and we are going to discuss only important vectors, not all vectors. Okay, now next vector is a zero vector. First we discuss third, unit vector. Unit vector, this is most important. Unit vector,
unit means a vector having unit magnitude. A vector having unit magnitude is called unit vector. So a vector have a unit magnitude. Now this is the property or definition. A vector have unit magnitude. Now for direction, mathematically this unit vector is represented by a cap raised on an alphabet. A cap, क्या बोलते हैं इसको? A cap, and it is defined as vector upon its modulus. कैसे बोलेंगे? A cap means unit vector. This is unit vector. Unit vector A, or we can add a unit vector, and mathematically it is represented by vector upon its modulus. Vector means it have both magnitude and direction. Modulus of vector, it means it have only magnitude. So if we see magnitude and magnitude both are cancelled out, so we get in right side only direction. Means we can say unit vector only show the direction of a given vector. So note point is unit vector only show the direction of a given vector. तो जस्ट रिमेंबर दिस नोट. यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है. अगर आप इस मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स वी कैन राइट मॉड ऑफ वेक्टर ए. सो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज बेसिकली मैग्नीट्यूड and a cap is direction. So a quantity which have magnitude and direction, it will be vector. So a vector, that is equal to, we can write mod of vector a into a cap. So this is magnitude. This is magnitude of vector a, and this is direction of vector a. Means a quantity which have both magnitude as well as direction, then that quantity is known as vector quantity. ठीक है? So unit vector means a vector having unit magnitude. A vector having unit magnitude is called unit vector, and mathematically an unit vector is represented by a cap raised on an alphabet. किसी भी अल्फाबेट पे जैसे आप एरो रेज करते हो तो वेक्टर हो गया. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट पे अगर आप कैप रेज कर दो तो इट बिहेव एज अ यूनिट वेक्टर. सो ए कैप, दैट इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस. वेक्टर ए मींस हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड मॉड ऑफ ए मींस ओनली मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कैंसल्ड आउट. सो वी कैन से इन राइट हैंड साइड हियर ओनली डायरेक्शन. It means left hand side must be show as direction. So we can say unit vector only show the direction of a given vector. तो in case अगर mod of a को अगर इधर क्रॉस कर दो, so mod of a into a cap, that is equal to how much? Vector a means this is magnitude and this is direction. तो particular magnitude भी है, direction भी है, तो it means वो particular physical quantity क्या हो गया? Vector हो गया. Okay? Now next point is how to show the unit vectors along x-axis, y-axis as well as z-axis. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं. मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूं. एक्चुअली में एक ही वीडियो में पूरा वेक्टर चैप्टर नहीं आएगा. सो हम लोग 2, 3, 4 वीडियोस में इसको फिनिश करेंगे.
ठीक है, लेकिन फर्स्ट वीडियो आपको देखना है, देन सेकंड, देन थर्ड, जितने भी वीडियोस आते हैं। ओके, now next point is how to represent unit vector along x-axis, y-axis and z-axis. So here we write a unit vector in Cartesian coordinate system, means xy Cartesian system. This is x-axis, y-axis and z-axis. So unit vector along x-axis, which is represented as I cap, I alphabet, उसके ऊपर cap, and unit vector along y-axis, it is represented as J cap, and unit vector along z-axis represented as K cap. So like if a force having magnitude 2 न्यूटन और उसको आपको x एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है, तो आप क्या करोगे? अगर मैंने I कैप से मल्टीप्लाई किया मीन्स 2 न्यूटन का फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस शो करेगा। अगर आपने J कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो y एक्सिस के अलॉन्ग शो करेगा। अगर आपने Z एक्सिस के अलॉन्ग K कैप से मल्टीप्लाई किया तो वो आपको K डायरेक्शन पे शो कर देगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, I cap, J cap, K cap are unit vectors which show the direction along x axis, y axis as well as z axis. Because these are unit vectors, it means their modulus, a vector have unit magnitude, it means their modulus must be equal to 1. So we can write mod of I cap is equal to mod of J cap is equal to mod of K cap, that is equal to 1. Okay, so write down unit vector along x axis, that is I cap, unit vector along y axis, that is J cap, unit vector along z axis, that is K cap. Done beta? Okay. Now just take a example to understand what is the meaning of I cap, J cap, K cap. Let us take a force F whose magnitude is 40 Newton. Okay. In case अगर as we know force is a vector quantity. इन केस अगर आपको फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे शो करना है, मींस बॉडी पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करना है, तो आप क्या लिखोगे? यहां पर वेक्टर ले लो, तो वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो 40 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड। अगर आपने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया मींस अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी हुज मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप मल्टीप्लाई किया तो ये आपको क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, एंड 40 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड। सो द फोर्स इज डिफाइंड नाउ 40 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इन केस अगर आपने 40 न्यूटन जे कैप कर दिया मींस फोर्स का डायरेक्शन आपने क्या दिया? अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई किया आपने तो आप क्या लिखोगे? 40 न्यूटन जे कैप। और अगर आपने के कैप से मल्टीप्लाई किया इट मीन्स आप क्या लिखोगे? के कैप। ठीक है, अच्छा जैसे आप जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो करस्पॉन्डिंग माइनस एक्स भी होगा, माइनस वाई भी और माइनस जेड भी। सो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी कैन राइट आई कैप, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस दैट इज माइनस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग माइनस वाई एक्सिस दैट इज माइनस जे कैप, along z axis that is k cap, and along minus z that is minus k cap. ठीक है, so this is unit vector. Now next vector is
जीरो और नल वेक्टर. ओके, क्लियर? Okay, now next vector is zero vector or null vector. Zero or null vector. Zero means a vector having zero magnitude, but it is a vector. It have magnitude 0, but what about direction? It is represented by zero vector. तो zero vector exactly आप क्या लिखोगे? Like this. Zero vector means a vector having zero magnitude and it have no any definite direction. It can move along x-axis, y-axis, z-axis or any other direction by convention. मीन्स जीरो या नल वेक्टर को क्या बोलेंगे कि अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विच हैव नो कन्वेंशनल डायरेक्शन. मीन्स उसका कोई भी डायरेक्शन डेफिनेट नहीं होगा. इट मे बी मूव अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर एक बॉडी ले लिया तो बॉडी वहां पर प्लेस्ड है, तो क्या बॉडी को प्लेस करके आप समझ पाओगे क्या कि वो एक्स में मूव कर रहा होगा या वाई में मूव कर रहा होगा या जेड में मूव कर रहा है? इट डिपेंड्स कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन पे अप्लाई किया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए माइनस वन आई कैप बी प्लस टू जे कैप प्लस ए प्लस बी माइनस वन के कैप इज अ zero vector. Now question is find the values of A, B and C. Means question क्या कह रहा है? Zero vector means like a vector can be written means along x-axis 0 i cap, along y 0 j cap, along z 0 k cap. Okay? मीन्स जीरो वेक्टर इस फॉर्म में आपको दिखेगा जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप. मीन्स मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस जीरो एंड मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस आल्सो जीरो. नाउ क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन, दिस वन इज अ जीरो वेक्टर. तो मेरे को क्या मालूम है कि ये दिस इज अ जीरो वेक्टर. सो ये आपको कैसा दिखेगा? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप एंड विच इज इक्वल टू ए माइनस वन आई कैप प्लस बी प्लस टू जे कैप प्लस ए प्लस बी, ए प्लस सी ले लो, ए प्लस सी माइनस वन के कैप. एंड दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर इफ एंड ओनली इफ द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेक्टर्स इक्वल का भी होंगे जब आई कैप का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड के आई कैप का कोएफिशिएंट से इक्वल होगा. सो दिस इंप्लाइज ए माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो. सो ए दैट इज इक्वल टू वन, बी प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो. सो बी इज इक्वल टू माइनस टू एंड ए प्लस सी माइनस वन इक्वल टू जीरो. सो वी कैन राइट सी इज इक्वल टू वन माइनस ए. मीन्स द वैल्यू ऑफ सी is 0 because a is 1. Okay, so now if we place these value in this equation, then vector a become how much? A that is 1 minus 1 0 0 I cap, b minus 2 plus 2 plus 0 j cap, c that is 0 0 1 minus 1 that is 0 k cap. It means this vector zero vector can be represent 0 I cap, 0 j cap, 0 k cap. Okay, now write down.
Okay, students. Today we are going to finish this, and next video will get tomorrow. Okay. Thank you. Bye.